नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर के सबके मन में जिज्ञासा है, सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या होने वाला है। और वो मुद्दा है एग्जिट पोल से जुड़े हुए आंकड़े। दरअसल एग्जिट पोल आ चुके हैं भारत के 2024 के चुनाव के, उसको लेकर के तमाम मीमांसाएं भी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। एग्जिट पोल के बाद और परिणाम से पहले का आज का ये दिन भी बेहद निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि आज एग्जिट पोल्स के बताए हुए आंकड़ों पर तमाम बहस जो है वो छिड़ी हुई है। चाहे आप पक्ष की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और इस बार भी कई आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए गए हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह खारिज भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी तमाम आरोपों की जो बौछार है वो लगातार जारी है। जहां एक तरफ आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, दूसरी तरफ जनता का दिया हुआ फैसला है जो कुछ ही घंटों के बाद अब सबके सामने होने वाला है कि क्या दिया है जनता ने फैसला। देश में 2024 की 17वीं लोकसभा में कौन सिरमौर बनकर सामने आता है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी ऋषि का परिचय कराएंगी। बिल्कुल ठीक सूरज जी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं। जय जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत स्वागत है। रामानंद द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ अशोक गौतम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी, बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास आना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात एग्जिट पोल को लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान से पहले ही चुनाव प्रचार शुरू किया और कहा कि इस बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, तो एक तरफ 400 पार का आंकड़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने, विपक्षी गठबंधन ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया था, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इंडी अलायंस है, जो इंडी गठबंधन है, वो 295 के आसपास जा रहा है, उससे ज्यादा जा रहा है। वो 295 का फिगर आखिर आया कहां से और उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जहां एक और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही उन्होंने साथ में एक नारा और जोड़ा था जिसे भी हमें स्मरण करना पड़ेगा। वहीं से ये 295 का आंकड़ा भी आएगा, वो है 370। कई जगह पर ये कहा गया कि अब की बार 400 पार एनडीए का, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 पार कर देगी। क्यों कहा गया? क्योंकि उनको 370 जो धारा है उसका प्रचार प्रसार भी करना था, उसका बेनिफिट लेना था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 370 का नारा दिया था। अब जब सांप निकल गया तब लाठी पीटने से क्या होगा, इसी को लेके राहुल गांधी ने भी विचार मंथन किया, अध्ययन किया और आंकड़ा लेके आए 295। मैं बताना चाहूँगा 295 है क्या। 295 भी एक धारा है। जैसे मैंने अभी उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 का उल्लेख किया है, लेकिन कांग्रेस ने, मतलब राहुल गांधी ने, केवल अकेले राहुल गांधी नहीं है, आप तेजस्वी को ले लीजिए, उस अखिलेश को ले लीजिए, सब ने 295 का उल्लेख किया है। मैं अब बताना चाहूँगा 295 है क्या। 295 भी एक धारा है। वो धारा कब लगाई जाती है? जब किसी भी प्रकार से किसी धर्म विशेष के स्थान को क्षतिग्रस्त किया जाता है। मतलब इसका ये है कि सीधे तौर पे तो कोई नहीं कह सकते हैं कि राम मंदिर को गिराया गया, तो उन लोगों के ऊपर भी, जब बाबरी मस्जिद थी वहां पर गिराने के बाद भी उन लोगों के ऊपर धारा कौन सी लगी थी? यही 295। तो 295 का मतलब है कि सीधे जो है किसी धर्म स्थान को यदि आप क्षतिग्रस्त करते हो तो आपके ऊपर 295 लगाते हैं। लेकिन ये बात यदि इलेक्शन से पहले कहते तो इसकी बड़ी आलोचना होती। ये जोड़ दिया जाता सीधे तौर पे कि आप मंदिर को जो है बनाने के ऊपर आपत्ति, आप एक बार जाते नहीं हो आप, और बाबरी मस्जिद जो तोड़ दी गई थी उसका आप खंडन करना चाहते हो, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो। एक नाम और लिया है राहुल गांधी, उनके जो सलाहकार है उनको बड़े, मतलब उनको तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, कि उन्होंने नाम लिया है कौन? मूसेवाला के, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला। पता है क्यों लिया है? उनका गाना नहीं, गाने में क्या था
हाँ, गाने में भी यही था 295। हाँ उसका मतलब ही यही था कि जो मंदिर को, मस्जिद को या धार्मिक स्थान को तोड़ दिया जाएगा, उस पे इस पर कार्रवाई होगी, यही था। लेकिन साथ में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, केवल यही 295 से इसी का खाली अर्थ निकालना व्यर्थ होगा। विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। विस्तार क्या है कि सिद्धू मूसेवाला कौन? भिंडर वाला, उसके समर्थक है, हाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ चुका था। हाँ। लेकिन अचानक जो है 295 के साथ में सिद्धू मूसेवाला का नाम क्यों लिया गया? एक तरफ आप गोडसे के खिलाफ बोलते हो कि जिसने गांधी की हत्या की थी, निश्चित रूप से वो निंदा के पात्र थे, क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारा थे वो। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के हत्यारा भिंडर वाला है, उसी के समर्थक की आप तारीफ कर रहे हो, आप उसका प्रचार कर रहे हो। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो ये दोयम दर्जा की जो ये 295 है, ये उनको मालूम है कि हमको जो है ये आंकड़े तक जाने में पता नहीं कितने साल तक इंतजार करना पड़े। लेकिन अभी सीधे उस आंकड़े पे पहुंचना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद वाला आंकड़ा जी। और भिंडर वाला आंकड़ा। बिल्कुल। तो मतलब इसका ये है कि वो 295 बहुत सोची समझी रणनीति है, बिल्कुल। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि मंदिर मस्जिद के विषय में और बात होगी, भिंडर वाला को लेके और बात होगी। लेकिन उन्होंने अभी एक आंकड़ा मैदान में फेंक के, मतलब जो है, जो बोलते हैं ना कि ये फेंक के मोड़ लेने वाली बात है। हाँ। तो कल तक तो देखने योग्य होगा जी। कि कल जो है अगर एग्जिट पोल सही निकलता है तो निश्चित रूप से 3-4 दिन जो है वो ईवीएम पर चर्चा होगी, बिल्कुल। जिसका आज ही जवाब इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है। लेकिन ये 295 आने वाले समय में चर्चा का विषय बनने वाला है। सही कहा कि ये जो 295 है चर्चा का विषय बनेगा। हालांकि जैसे आपने मंदिर मस्जिद की बात कही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जो बात कह चुके थे कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो ये राम मंदिर पर ताला लगा देंगे, ये रामलला को फिर से टेंट में पहुंचा देंगे। तो उस बात को कहीं ना कहीं ये बल मिला है, इन्होंने यदि 295 की बात कही है तो। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि धर्म को लेकर लगातार इस चुनाव में बात होती रही, आरक्षण को लेकर लगातार इस चुनाव में बात होती रही, और एक बार फिर परिणाम आते आते तक ये तीर जो है वो विपक्ष की ओर से छोड़ दिया गया है 295 का। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर, और शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। अब देखिए 295 का आंकड़ा तो विपक्ष ने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के गठबंधन का जो गणित है, एग्जिट पोल के बाद से ये पूरा गणित फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी ने जो गलतियां पहले की थी उसे रणनीति के तहत पूरा करते हुए बीजेपी पास होती नजर आ रही है इस एग्जाम में। या बिल्कुल, ये जो चुनाव है, चुनाव में पहले चरण से ही, ये चुनाव शुरू होने के पहले से ये बात साफ लग रही थी कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का अपर हैंड है, बीजेपी इसमें आगे रहेगी। इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ी मशीनरी है चुनाव लड़ने वाली। वो एक ऐसी मशीनरी है जो 24 घंटे 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस या उसके जो गठबंधन दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो महत्वपूर्ण नजर आते थे, लेकिन उनके पास ये मैकेनिज्म पिछले 2-3 चुनाव से नहीं नजर आ रहा है। तो इसलिए शुरुआत में ही लग रहा था कि इस चुनाव में जो बढ़त है वो भाजपा के हाथ में आ सकती है, और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजे और कल आने वाले चुनाव परिणाम के बीच यदि हम देखें तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि जैसा कांग्रेस और उनके दलों का दावा है कि ये कल नतीजों के बाद तय होगा, या वो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को बता रहे हैं कि वो चुनाव जीत लेंगे, तो ये सिर्फ एक माइंड गेम का हिस्सा है। ये वैसा ही माइंड गेम है जो चुनाव शुरू होने के पहले भाजपा ने किया था कि हम 400 पार करेंगे, और उसी तरह का माइंड गेम भाजपा कांग्रेस आखिरी तक बनाने की कोशिश कर रही है कि वो जीत रहे हैं। इसका वजह सिर्फ ये है कि यदि वो हारते हैं, जो पीछे जितने चल रहे हैं, तो उससे तो बहुत बड़ी संभावना अभी भी नहीं लग रही है, लेकिन यदि ये साफ बात है कि यदि वो हारते हैं या कल कुछ होता है, तो कल परिणाम आने तक वो अपने कॉर्डर को, अपने कार्यकर्ताओं को, या जो चुनाव में जो जुटेंगे जो उनके लोग, उनको उनका जो मनोबल है उसको बनाए रखें, पहला। दूसरी बात ये भी है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और जो रियलिटी है, उन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क जरूर नज़र आता है, क्योंकि हो सकता है कि ये 5 से 10% के आसपास चेंज हो जाए रिजल्ट, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो किसी लहर का चुनाव नहीं था, बल्कि इस चुनाव में रोज लहर पैदा करने वाला चुनाव था ये। तो इसलिए
इसमें 5-10% का फर्क हो सकता है कि हो जाए, या वो प्लस में हो जाए या माइनस में हो जाए किसी के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो गणित जो है, जो इंडिया ब्लॉक का जो गणित जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक तो नज़र नहीं आता। अगर कोई बहुत बड़ा अंडर करंट है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो ये चमत्कार है। अदरवाइज ये चुनाव जो है, पहली चुनाव का जो शुरुआत थी, वो 400 पार से जो शुरुआत की गई थी, ये लगभग चुनाव जो है उसी तरह से आगे बढ़ा है। बस इसमें दिलचस्पी सिर्फ इतनी बाकी है कि जो इंडिया गठबंधन है और जो अंडर करंट का वो दावा करता है, वो अगर है तो कितना है और कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि वो अंडर करंट की बात तो करते हैं, जहां एक तरफ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कहा कि अंडर करंट है या एंटी इनकम्बेंसी, उसका जो फायदा विपक्षी गठबंधन को मिलने वाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम ये बात कर रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के, तो विपक्षी गठबंधन ने, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें या फिर हम बात करें राहुल गांधी की, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, अशोक गौतम जी आपसे, आपके पास आना चाहूँगा कि एक तरफ एजेंसियां हैं, उनके अपने सर्वेक्षण हैं, ये निर्णय नहीं होते हैं जब हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एजेंसियां अपना सर्वे करती हैं, सर्वेक्षण करती हैं और एक आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, एक अनुमान लगाया जाता है कि इस चुनाव में जिस तरह से मतदान हुआ है, जिस तरह से प्रचार हुआ है, उस प्रचार को देखते हुए, जनता की नब्ज को टटोलते हुए सर्वेक्षण पेश किया जाता है। यदि किसी के खिलाफ ये जा रहा है, आज हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी अलायंस की तरफ यदि कम सीटें मिलती नजर आ रही तो वो कह रहे हैं कि ये झूठा है और ये सर्वेक्षण पर हम विश्वास नहीं करते, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते। वो एजेंसियां अपना काम करती हैं। एजेंसियों के आंकड़े में, जैसे कि आशीष दुबे जी ने कहा कि 5-10% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 2 से 5% आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। ये बात कही जा सकती थी कि हाँ, हम जीत की कगार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिरे से एजेंसियों के सर्वेक्षण को नकार देना किस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित करता है? सर नमस्कार सूरज जी, मैं कहना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के एग्जिट पोल के बाद जो स्थिति आई है, जो उसको चाहने वाले हैं ताली बजा रहे हैं, और उनके विपक्षी दल और उनके विरोधी हैं वो सारे के सारे निराश हो गए। इसके अलावा सर ये जो इनका उपयोग जो किया गया है, क्या कहते हैं, चुनाव में, कि गठबंधन बना कहाँ, 4-5 स्टेट बना, कुल 85 सीटों में गठबंधन है, 358 सीटों पर तो गठबंधन है ही नहीं, वहाँ पर तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये आरोप लगाना, अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये सर्वे झूठा है, कल आरोप लगाएंगे कि ये ईवीएम खराब हो गई हैं। आप हमारे माननीय अमित शाह के ऊपर लगाया गया है आरोप, 155 डीएम को फोन किया है जयराम रमेश जी ने, कि कलेक्टरों को 155 कलेक्टर को फ़ोन किया है, तो जा करके तो अब उनको जवाब देना भारी पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि आपके पास क्या सबूत हैं और किनके मार्फत आपने ये पता किया कि 155 डीएम को फ़ोन किया है, क्या ये संभव है? तो कुल मिला के ये कि जो अपनी जो हार को स्वीकार नहीं करने में इन्होंने भारत की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ा। ये 6 महीने में चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए 5 वर्ष चाहिए। इन्होंने 6 महीने पहले कुल मिला के खिचड़ी पका ली और वोटरों पे, काउंटिंग पे, इस पर ध्यान दिया, लेकिन आम जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश इन्होंने बिल्कुल नहीं की। इन्होंने अपनी गणित लगाई, इस तरह से हम चुनाव जीत जाएंगे, इतने परसेंटेज वोट इस पार्टी के हैं, इतने परसेंटेज वोट इस पार्टी के हैं। 4.5 साल तक नींद में सोते रहे और 6 महीने में गठबंधन बना लिया, और वो भी गठबंधन कितने 85 सीटों में बना हुआ है, 358 सीटों में तो गठबंधन है ही नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि खिचड़ी बना ली, लेकिन खिचड़ी में स्वाद नहीं था, क्योंकि खिचड़ी के कहा जाता है कि बुंदेली में एक कहावत है कि खिचड़ी के हैं 4 यार, घी पापड़ दही अचार, तो वहाँ यहाँ ना दही था, ना अचार था, ना घी था, ना पापड़ था, वो खिचड़ी बेस्वाद जैसी रही है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर देखिए आरोप तो पहले भी लगाए गए, मतदान जिस दिन से शुरुआत हुई है उसके पहले भी आरोप लगाते आए, और देखिए लगातार हमने कहा है कि जहां पर विपक्ष जीत रहा है वहां पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं होंगे, जहां नहीं जीत रहा है तो आप ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। और इसको लेकर भी पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन एक बार फिर से जय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गौतम जी ने बताया कि यह आरोप लगाया गया कि कलेक्टरों को कॉल करके धमकाया गया है, उनको भड़काया गया है, तो ये गलत नैरेटिव जिस तरह से विपक्ष की तरफ से सेट किया जा रहा है, जनता को देखिए प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कल सबके सामने होगा, लेकिन ये जो गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये कितना ठीक है? देखिए, एक दिन और है, इसके बाद जो भी बोल रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये
जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का पोल है, हाँ लेकिन ये सारी चीजें जो है एक ही दिन का समय तो और बचा हुआ है। हाँ दूध और पानी का पानी होने वाला है। बिल्कुल। अगर कोई किसी मीडिया ने ये दिखाया कि 400 पार है हाँ और मान के चलिए कि 200 पे बीजेपी सिमट गई, हाँ तो उस मीडिया की भी आलोचना होनी है। हाँ तो इसके डर तो ये आम पब्लिक के लिए होता है चैनल, हाँ और चैनल में यदि आलोचना शुरू हो जाए कि भाई ये चैनल तो जो है 400 सीटें बताते हैं, इसीलिए जो है इसको देखना नहीं चाहिए, तो ये डर भी तो है। तो इसीलिए जो है कोई भी चैनल ये रिस्क नहीं उठाएगा कि हम 400-500 बता दें और फिर 200-250 पे सिमट जाए। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए 400 पार और 50 में बहुत अंतर है। मतलब ये है कि पिछले बार भी 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? कांग्रेस विशेष करके जो बड़ी पार्टी थी वो 52 पर सिमट गई थी। तो टक्कर तो कहीं है नहीं। ऐसी स्थिति में यदि आप 295 लेके आ जाइए, 400 पार ले आइए, 300, लेकिन एग्जिट पोल को आप इंतजार करिए कि सही साबित है या गलत है, वो कल तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक और कहा यहाँ पर आज जो आपने एक मुद्दा, आपने जो मेन सवाल पूछा कि ये जो 150 डीएम से बात हुई है अमित शाह की, जी ये बिल्कुल जुमला है। लेकिन इस जुमले में वो फंस गए। क्यों? क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि भाई आप जो 150 डीएम की बात कर रहे हो वो डीएम कौन है और कब बात हुई। और आजकल जो है इतने टेक्नोलॉजी है, जो आप यदि आपसे मैं बात करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड है, रहता ही है। और नहीं भी आप डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करोगे, आप मोबाइल भी आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, तब भी उसका रिकॉर्ड हमें मिलेगा। तो इसमें ये जो आरोप लगाया जयराम रमेश ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो जयराम रमेश है, दिग्विजय सिंह है, राहुल गांधी खुद है, मणिशंकर अय्यर है, इनके पास जो स्ट्रेटजी है ये कमजोर है। बजाय उसके, जैसे माननीय गौतम जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ कि बजाय नब्ज टटोलने के, आप किसको टटोलने की कोशिश कर रहे हो? डीएम को जी आप कोशिश कर रहे हो, फोन को जी। आप कोशिश कर रहे हो, ईवीएम को। आपको नब्ज टटोलना चाहिए दिमाग जनता की, जी कि जनता का मन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर है या आपके तरफ है। हाँ। ये जिस दिन आपने भाप लोगे कि ठीक है, इस ये जनता के नब्ज जो है हमारे खिलाफ है, कैसे हम इनको जो है हमारे तरफ खींच सके, उसके लिए काम करना पड़ेगा। 5 साल सतत काम करेंगे तब जाके शायद आप नब्ज टटल पाओ। तो मुझे लगता है कि ये हवाई फायर था, लेकिन जयराम रमेश को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो नोटिस दिया गया है उसमें जवाब भी इन्होंने दे दिया, लेकिन अब उसमें फैसला होना बाकी है कि शायद सबूत मांगेंगे, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई तो होगी नहीं। लेकिन देश में कानून ऐसा बनना चाहिए। हाँ जो भी इस प्रकार का आरोप, कोई यदि कोई इस प्रकार का जो संगठन है, इस प्रकार के जो आयोग है, उनके खिलाफ लगाता है कोई, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार का आरोप ना लगा पाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के मन की बात भी है कि कोई, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि मतदाता पूरे विश्वास के साथ, हमने देखा भरी दोपहरी में जाता है, चिलचिलाती धूप में जाता है, लाइन में लगता है, मतदान करता है, तो उसका भी भरोसा कहीं ना कहीं इन बातों से डगमगाए ना, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि एक बात जरूर है, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव जो पिछली बार लड़ा गया तो उसकी क्या तस्वीर है, वर्तमान के चुनाव की तस्वीर क्या रही है। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, और जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं, यदि हम इन्हें थोड़ी देर के लिए संभावित निर्णय मान लें कि जो निर्णय आएगा, जो फैसले आएंगे, या फिर यूं कहें कि जो नतीजे आएंगे वो इस एग्जिट पोल के आसपास रहने वाले हैं, संभावित तौर से यदि हम मान लें, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया कि चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस राहुल है? क्योंकि मोदी वर्सेस राहुल यदि प्रचारित किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड मिला। क्योंकि जब लोगों ने मतदान किया है तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि आचार संहिता की अपनी मर्यादा है, लेकिन यहाँ चूंकि एग्जिट पोल के आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तो उस मर्यादा का पालन करते हुए बताना चाहूंगा कि जब हमने मतदाताओं से बात की है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वर्तमान प्रत्याशी, जो क्षेत्रीय प्रत्याशी है, उसका चेहरा देखा। लोगों का कहना है कि हमने मोदी को देख करके राहुल को वोट देने से बेहतर माने कि हम मोदी को वोट दे दें। तो राहुल वर्सेस मोदी जो प्रचारित करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, क्या उसी का परिणाम है कि एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है सूरज जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये
कांग्रेस ये मान बैठी थी कि इसका साउथ में एंट्री मुश्किल है। इस बार उन्होंने साउथ में एंट्री की। अब उनको जो 14 से 17% तक वोट वहां मिलने जा रहा है, उनको एक बहुत अच्छा साउथ में एक हीरो मिल गया, पूर्व आईपीएस अन्नामलाई। तो देखिए क्या होता है कि वो देख रहे हैं, चारों तरफ अपनी जमावट कर रहे हैं, और ये इस उसमें है कि बैसाखी पे चल रही है कांग्रेस अपने पैरों पे नहीं चल रही है। अब वो पूरी तरह बैसाखी छोटे छोटे दलों के ऊपर निर्भर है, और उसकी निर्भरता इतनी है कि वो जो छोटे दल हैं वो खुद कांग्रेस मुक्त भारत करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने जो हाल किया है कांग्रेस का, वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। आप ये देखिए, सबसे पहली चीज कि जो वहाँ का बात थी कि मतलब 417 1984 में जो सीट कांग्रेस जीती थी, आज कांग्रेस 17 सीट पर यूपी में चुनाव लड़ रही है। मतलब एक बरगद का पेड़ था, उसके लिए गमले में लगा दिया है। मतलब गमले की पोजीशन में आ गई है कि मतलब किसी शोरूम में गमले में लगा हुआ पेड़ हो गया है, या क्रिसमस ट्री जैसा हो गया है हाल। और उसमें भी उनके लिए वो सीट दी गई है जो कभी मतलब जीत ही नहीं सकते। तो और दूसरी, यदि सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस ने किया, उसका पूरा बेस वहां पे खत्म हो गया। यदि इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का यदि गठबंधन नहीं होता, तो समाजवादी पार्टी मतलब इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद में 4 या 5 जिलों की पार्टी बन के रह जाती जो यादव बहुल्य हैं। बाकी जो माइनॉरिटी वोट था वो 80 to 90% वो कांग्रेस के साथ जाता। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने लोकसभा के गणित के हिसाब से, ऐसे ही पिछले 30 साल से बिहार में जो कांग्रेस सबसे मजबूत हुआ करती थी, जिसके पास एक बहुत बड़ा था, लेकिन जो लोकसभा में अपनी सीटों की गिनती के लिए वो अपने राज्य की कांग्रेस को समाप्त करते रहे, और बिहार में उन्होंने कांग्रेस को 0 पे लाए। आज वो मतलब बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आज समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पिछलग्गू पार्टी है। जो कभी तमिलनाडु में उनका वर्चस्व हुआ करता था, आज डीएमके की पिछलग्गू पार्टी है। तो जो है मतलब उनका गठबंधन नहीं हुआ, टीएमसी ने उनको जगह देने से मना किया। मतलब 117 सीटें ऐसी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया गठबंधन की, जहां पर कि जो कांग्रेस 300 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और 117 सीट ऐसी है जहां पर कि उसका जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ है, भाजपा के साथ। अजय श्रीवास्तव जी, आपकी बात का आशय क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस अब वो पार्टी है जो एक पेड़ पर पतझड़ के सूखे हुए पत्ते के समान है कि कभी भी हवा चलेगी तो वो गिर के नीचे आ जाएंगे? नहीं सूरज जी, देखिए मेरा कहने का अर्थ यह है कि कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी बची है जहां थर्ड शक्ति का विकल्प नहीं है। दिल्ली में उसकी स्थिति यह है कि वो आम आदमी पार्टी की पिछलग्गू है। तो वो जो एक उनका पीछे चलने का है, बैसाखी सहारे लेने के बाद है, अब वो उन लोगों की जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करने के बाद में वो ये बोल रहे हैं कि हम 295 आएंगे, ये मोदी का आंकड़ा है, ये है। लेकिन जो वेश है कि जो जनता को जो है कि जनता जो है हिंदुस्तान के अंदर तगड़ी सरकार चाहती है, लंगड़ी सरकार नहीं चाहती। यदि इंडिया गठबंधन की हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जनता ये जानती थी, एक मजदूर ये जानता था कि ये लंगड़ी सरकार आएगी, और लंगड़ी सरकार आई तो विदेशों में जो आज हमारी छवि बनी है, सारी दुनिया में जो बनी है, विश्व की जो एक बड़ी मेहनत करने के बाद हमारे वो आए हैं। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री आज हमारे पास है, डॉक्टर एस जयशंकर जैसा, अजीत डोभाल जैसे हमारे पास में बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। तो जो मतलब सारा एक इतना बढ़िया जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो जनता ने चुनाव लड़ा है, तो जनता ने चुनाव वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, क्योंकि उनको नाली के मुद्दे नहीं चाहिए थे, सड़क के मुद्दे नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए था कि देश की विश्व में क्या छवि है, उस छवि को देखते हुए चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज। और जिस तरह से अजय जी आपने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार साउथ में भी बहुत अच्छी कोशिश की है, और बिल्कुल साउथ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जिस तरह से हम एग्जिट पोल के आंकड़े हमने बताए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अनुमान पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे नतीजे 94% एक्यूरेसी के साथ हमेशा सटीक ही बैठे हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास में आना चाहूंगे। आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने इस चुनाव में कई सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो पहली बार हुई हैं, मुद्दों से लेकर एग्जिट पोल के आंकड़ों तक की भी अगर आप बात कर ले तो कई सारी चीजें ऐसी जो पहली बार हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी आज कहा कि 1952 के बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब मतदान के बाद और परिणाम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ रही है। ये सिर्फ इसलिए कि विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, उसे खारिज करना भी जरूरी था। रामानंद जी, ये हमेशा कांग्रेस का रहा है कि कभी ईवीएम के ऊपर, कभी डीएम के ऊपर, कभी
किसी मुद्दे के ऊपर जब उनको हार का सामना देखना पड़ता है तो ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं। और यही इसी चुनाव में भी देखा जाए तो जो अभी पहले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी यही सब आरोप लगे थे। अब लोकसभा की बारी आई तो उसमें भी ये कहीं न कहीं इनको हार का हताशा देखना मिल रहा है, तो इसलिए ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और परिणाम के बाद इनको लगाना ही है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि हमारा पारदर्शिता के तहत चुनाव हुआ है और किसी भी प्रकार की उसमें आशंका नहीं है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आज अलग अलग चैनल्स दिखा रहे हैं तो उसमें वाकई में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। परिणाम कल आ ही जाएगा, ये तो अनुमान है एक तरीके से। तो कांग्रेस को जब मैदान में आते हैं तो ये 5 साल, जैसा अभी गौतम जी ने कहा कि ये 4.5 साल तो बिल्कुल चुप रहते हैं। इनके लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उस तरीके से ये अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं। अब इनमें आज देखा जाए तो ना तो कोई शीर्ष नेतृत्व का कोई इनके पास नेता है और राज्यों में देखा जाए तो बड़े वरिष्ठ नेता जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में सम्मिलित हो गए, तो उससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी में रह के अपमान सहे, किस तरीके से वो अंदर ही अंदर मन उनका निराश होता रहा। तो उसका कारण ये सब है कि कांग्रेस जो है आज हार की कगार पे है और भाजपा को प्रचंड बहुमत आज जनता देने के लिए जो मतदान की है, जो परिणाम आगे कल आएगा, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में जो निराशा अभी से झलक रही है तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ने वाले। देखो ठिकाना फोड़ने की बात यहाँ पर आप कह रहे हैं और दूसरी जी गौतम जी 2019 में के बाद अभी अपन चुनाव देखें, एग्जिट पोल में किसी में ये नहीं दिखाया गया कि अमुक राज्य में डबल से कांग्रेस जीत गया, जबकि बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के बारे में ये है कि लैंप पोस्ट पर खड़ा कर दे मोदी तो उसमें वोट मोदी के नाम पर पड़ जाएंगे, वो एमपी बन जाएगा। खैर ये तो अतिशयोक्ति है, ये अतिशयोक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वोपरि है और विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, महान लोकतंत्र माना जाता है भारत का लोकतंत्र। और यहाँ जब चुनाव होते तो पूरी दुनिया की नजर होती भारत के चुनाव पर। राधा वल्लभ शारदा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एग्जिट पोल पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं, 13 एग्जिट पोल में साफ तौर पर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि एनडीए की सरकार बनती दिखाई जा रही है और नरेंद्र मोदी धमाकेदार तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। आप इन एग्जिट पोल के बारे में क्या विचार रखते हैं? मेरा कहना ये है और सरकार के लिए भी मैं एक संदेश दे रहा हूं जी, ये एग्जिट पोल के पीछे भी एक कारण है। जैसे अभी हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे जी कि 295 295 सॉरी, हाँ 295 जी 295 का ये आंकड़ा हाँ कांग्रेस के क्यों लेके आई, हाँ। उसके पीछे का कारण है जी। सीधा जी। कि नरेंद्र मोदी हाँ चुनाव पोलिंग के खत्म नहीं हुई है लास्ट उसकी, हाँ। उसके पहले कहाँ चले गए? कन्याकुमारी। हाँ, और भगवान प्रयागराज के उसमें लीन हो गए। हाँ तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है हाँ। सीधा 295 के तहत हाँ कि ये इनने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है, उसका सीधा है। और इसलिए उनका ये 295 का आंकड़ा उनने सोच रखा था और उनको ये मालूम है कि भाजपा राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, उसके बाद में आपके अयोध्या, ये सारी बातें करती है, मतलब धार्मिक भावनाओं से उसको जोड़ा है। अब बात आती है 370 की। 370 क्यों लिया भाजपा ने, इसका भी आपको मालूम है। 370 के तहत किसको लाभ हुआ और किसको नुकसान हुआ, ये आम जन जिनके लिए ये लाभप्रद है वो उसको समझ गए और उन लोगों ने भाजपा को मत दिया है। अब बात आती है कि मोदी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आम जनता मोदी की तरफ झुका है जी। तो मैं एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि हम घर घर शौचालय बनवाएंगे, तो उसको राजीव गांधी ने ये कहा था कि ये कोई बात हुई? लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, अरे शौचालय तो वैसे ही है, लेकिन
जिन लोग जो गांव के लोग हैं, मैं गांव से आया हूं तो मुझे मालूम है कि गांव की महिलाएं सुबह 4 बजे के पहले शौचालय के लिए जाती थी। आज उनके घरों में शौचालय है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं के सुख के लिए नरेंद्र मोदी ने सोचा और किया और आगे भी करना है। तो उस बात को सोच के मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ 6% से 8% के बीच में जो मतदाता विपक्ष का था वो टूटकर महिलाओं का बीजेपी की तरफ आया है। अब जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है जी। तो मैं क्योंकि मतदाता के मन में न आप बैठे हैं न मैं बैठा हूँ, लेकिन हमने जिन लोगों से बात की उससे हमने एक अंदाज लगाया, लेकिन मैं 400 की बात तो नहीं करता, लेकिन ये तय है कि 370 से ऊपर पहुंचेगी और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ठीक है राधा वल्लभ जी, जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी लहर तो है सूरज जी, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ कुछ ही समय बचा हुआ है, कल परिणाम सामने आ मोदी लहर जाएंगे। या मोदी की गारंटी के लिए है, मोदी मैजिक भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिणाम आने में सिर्फ कुछ ही समय बचा हुआ है। कल सुबह 6 बजे से आप लगातार देश न्यूज पर भी नतीजे देख सकते हैं। लेकिन जय श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब यहाँ पर क्योंकि हम संभावित आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल में हम बता रहे हैं कि मोदी लहर है, मोदी मैजिक है, मोदी की गारंटी ने काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी एक देशवासियों को पत्र लिख दिया है। कन्याकुमारी से आने के बाद सूरज जी उनका ये पत्र चर्चाओं में है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में उन्होंने देशवासियों के लिए तमाम चीजें बताते हुए अंतिम में जो बात कही है वो चर्चाओं में है। स्वामी विवेकानंद के उन्होंने उस नेतृत्व की बात की जब उन्होंने वो कहा था कि 50 साल समर्पित करें राष्ट्रहित के लिए, 1857 में उन्होंने 1857 में, और अब उन्होंने ये कहा है कि हम भी 25 साल आगे का जो लक्ष्य है वो लेकर चल रहे हैं। इससे क्या संदेश देशवासियों को मोदी जी दे रहे हैं? देखिए, एक बहुत मजेदार आंकड़ा मैं रखना चाहता हूँ जी। देश आजाद होने के बाद से 3rd टर्म जीतने वाले जो प्रधानमंत्री है 4 हुए हैं। हाँ। मैं सबसे पहले आजादी के बाद से जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, हाँ। तो 1st टर्म को छोड़ दीजिए, जो उनको उनकी नियुक्ति हुई थी, चुने नहीं गए थे। हाँ, नियुक्ति। उसके बाद 3 बार वो चुने गए। 2nd टर्म कब कौन जीता? आपके अटल बिहारी इंदिरा गांधी जी थी। 3 टर्म जीते। फिर अटल जी, लेकिन अटल जी का जो समय है वो बहुत संक्षिप्त समय रहा, कम रहा, और 4था व्यक्ति के रूप में ये मोदी जी आ रहे हैं। 3rd टर्म जीतने वाले प्रधानमंत्रियों में ये आ गए। अभी अगर जीत जाते हैं तो जब भी 3rd टर्म, देखिए 1st टर्म के बाद जब 3rd टर्म की चुनाव होने वाला था, उस समय जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच। फिर जब इंदिरा गांधी जब 3rd टर्म जीती, तब भी भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ जी। अटल जी के टाइम पे भी 3rd टाइम पे कारगिल। बिल्कुल। इस बार फिर 3rd टर्म। मतलब क्या है? पीओके हमारा है। पीओके हमारा है। बिल्कुल। तो 3rd टर्म के जो आप इतिहास उठा के देखेंगे जी, तो 3rd टर्म में जितने प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ ना कुछ हटके किया लेकिन है। आपको यहाँ पर रोक रही हो जाए सर, यहाँ पर क्योंकि आपने कश्मीर की यहाँ पर बात की है, अब तो पाकिस्तान कोर्ट में ये भी कहने लगा है कि वो विदेशी जमीन है। हाँ। कोर्ट ने कल ही कहा है। नहीं, उन्होंने जो कहा है, देखिए उसके पीछे भी एक कारण है। लेकिन जो मजेदार बात मैं कहना चाहूंगा, इस पर आप ध्यान रखिएगा, 3rd टर्म पीएम, लेकिन भले ही वो पाकिस्तान बोल दिए कि ये विदेशी जो है ये धरा है, लेकिन सर्वविदित है, पूरे दुनिया को मालूम है कि ये भारतीय जो है जमी भूमि है जिसको कब्जाया हुआ है। बिल्कुल। और ये देन भी किसका है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं जो बात करना चाहूंगा, अब मुद्दा पीओके हासिल करने का बचा नहीं है, मुद्दा है पाकिस्तान तोड़ने का। 3rd टर्म पे ये उपलब्धि नहीं होगी कि पीओके भारत में शामिल हो गया है। बड़ी बात ये होगी कितने टुकड़े और पाकिस्तान का। बिल्कुल। तो ये अभी देखना बाकी है, और मोदी को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जो उन्होंने एक बयान दिया है कि कुछ ना कुछ इस ढंग से काम करूंगा जिससे देश में भूचाल आएगा। बिल्कुल। एनआरसी में भूचाल नहीं आने वाला है, यूसीसी से भूचाल नहीं आने वाला है,
जो समान नागरिक संहिता के अलावा जो एक देश और एक चुनाव में भी भूचाल नहीं आने वाला है। हाँ। लोग ढूंढ रहे हैं कि वो भूचाल है क्या। तो भूचाल का जो नाम दिया है वो देखने योग्य होगा। बिल्कुल। और आने वाले जो है एक और आंकड़ों से मैं थोड़ा एक आध मिनट और लूंगा मैं। जी। आंकड़ों के साथ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि 400 पार या 400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए मतलब लाने में सफल हो गया, हाँ। आप समझ लीजिए कि आने वाले जो 100 दिन है ये देश के लिए हो सकता है कि कुशल हो या कुशल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा 2019 में आते ही हाँ। 370 का हमने देख लिया था कि बिल्कुल। धारा 370 उड़ गई और राम मंदिर का जो ऐतिहासिक फैसला था उस पर बिल्कुल कवायद सामने। और तेज जब हो आपने गई थी। जैसे कहा 100 दिन का कहा तो 125 दिन का रोड मैप वो बना ही चुके हैं और बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम किसी देश को वो नहीं कहना चाहते क्योंकि भारत के लिए तो कई बार लोगों ने कहा है, लेकिन यदि अब ये बात है जो हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने जो बात कही है कि अब यदि पाक के टुकड़े हो जाए तो वहां के लोग भी कहने लगे कि पाक के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो बड़ी बात नहीं होगी, ये वहां के लोगों की बातें हो सकती है। लेकिन आशीष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा और चूंकि बात पाकिस्तान की हुई है, बात कर रहे हैं हम एग्जिट पोल की, तो ये जो एग्जिट पोल हमारे सामने है क्योंकि हमने चुनाव में देखा पाकिस्तान की एंट्री चाहे फवाद चौधरी के रूप में हुई हो कि राहुल गांधी को लिखते हैं कि राहुल ऑन फायर, या फिर केजरीवाल की फोटो वो ट्वीट करते हैं, या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की बात कही थी कि चुनाव के दौरान जो बात कही, तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं कहीं पाकिस्तान के मुद्दे से भी प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, ये अब चुनाव जो जिस भावना पे लड़ा गया था, जो जिसमें बार बार राष्ट्रवाद की भी झलक थी और कई वो चीज़ें आई थी, तो निश्चित रूप से, और फिर चुनाव के पीछे पीओके के बारे में राजनाथ सिंह का भी एक बयान था, बड़ा चर्चा में रहा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत जो मतदान अगर बढ़ा हुआ पाया गया या जो भी हुआ है मतदान, तो उसमें इस भावना का भी की भी बात हो। तो पाकिस्तान जो है भारत के लिए हमेशा एक दुखती नस की तरह ही रहा है और इसलिए जो है लोग उससे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं इस तरह के मुद्दों से। रही बात यह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो मोदी के विरोध में थे और प्रकारांतर से विपक्ष का समर्थन कर रहे थे या कांग्रेस का कर रहे थे, तो ये तो सिर्फ इस बात पे है कि उन्हें भी जो भारत को की पिछले कुछ समय में जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर और पाकिस्तान में जो भावना बनी है वहाँ की सरकारों के प्रति, उससे उन्हें तकलीफ है। तो इसलिए वो मोदी का भी विरोध करते हैं। मोदी के जो एजेंडा है, कश्मीर है और 370 है और ये पीओके है, उससे भी उन्हें तकलीफ है। इसका मतलब मैं तो कम से कम ये नहीं मानता कि कोई कांग्रेस के समर्थक हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी जब शासन था तो कोई अच्छे संबंध उनके तब भी नहीं थे। तो ये तो सिर्फ मोदी ने जो बात कही आशीष दुबे जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत के पीएम बने, तो ये क्या प्रचारित करना चाहते थे? ये सिर्फ ये प्रचारित क्या ये चाहते हैं आशीष जी, क्योंकि पहले जब हमने देखा कांग्रेस की सरकार थी, जब 26/11 की आप बात कर ले तो आतंकवादियों को किस तरह से बचा के ले गए, तो कहीं ये तो नहीं उनके मन में कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो बातचीत करना आसान हो जाएगा, भारत में एंट्री आसानी से मिल जाएगी? देखिए, वो हो सकता है वो कुछ इस तरह की कोशिश उनकी हो या उनकी मंशा हो, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेम जैसा था और ये अनावश्यक भी था, क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं है राजनीति में। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं वो बहुत सारा वर्ग जो है उनकी बातों से प्रभावित होता होगा, यदि कुछ लोगों को, कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम करने की कोशिश की गई। ये हो सकता है कि थोड़ी सी उदार सरकार आ जाती या खिचड़ी सरकार आ जाएगी, ज्यादा खिचड़ी, तो वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात हो जाएगी। लेकिन कोई भी जो दल है, भाजपा हो या दूसरे भी दल हो, वो पाकिस्तान के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति दिखाना मुझे तो नहीं लगता कि वो चाहेंगे या इसका जोखिम लेंगे भारत जैसे देश में, जहाँ पाकिस्तान की भावना सबके सामने जाहिर है। तो चुनाव में प्रचारित किया गया कि हम वो हैं जो 2 बार घर में घुस के मारते हैं, बिल्कुल ये प्रचारित किया गया। जी हाँ, तो इसलिए ये जो मुद्दा है इस पूरे मतदान में मुझे लगता है बहुत कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है, करता होगा। लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे जो लाए गए थे, खास तौर पर राम मंदिर का मुद्दा है या कुछ दूसरे मुद्दे हैं, वो जो चुनाव का अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे बताते हैं कि ये सारी चीजें भी उसमें काम की हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी आपने, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा उतना जनता के मन पर प्रभाव नहीं डाल पाया होगा जितना राम मंदिर ने जनता के मन पर प्रभाव डाला है। और क्योंकि जनता की बात हम कर रहे हैं, रामानंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जनता कई सवाल पूछ रही है, जनता के मन में कई सारे सवाल है।
यहाँ पर एक सवाल ये भी है, अब देखिए 2019 में जब मोदी जी आए थे तो नारा लेकर आए थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव में प्रचार किया गया है, प्रचारित किया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, तो इस बार क्या सबका हिसाब भी होगा? रामानंद जी जी ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से मोदी जी एक्शन मोड पे हैं और जिस तरीके से कई अभी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल है। और कई मुद्दे पर मोदी जी ने जो देश में काम किया है, चाहे 370 हो, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, और पूरे बाहर विदेशों में भी जो अपनी छवि, भारत का नाम उन्होंने एक वैश्विक रूप से अच्छा काम किया, इसको लेकर के भी यहाँ के जनता में काफ़ी मोदी के प्रति झुकाव रहा। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक जो नारा दिया, इस समय की जितने भाजपाई थे वो सब मोदी मेरा परिवार, ये भी नारा काफी चर्चित रहा। और बढ़ चढ़ के लोगों ने जिसको देखो वही मोदी मेरा परिवार, तो इसका भी लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। और भ्रष्टाचारियों में जो नकेल डालने की उन्होंने कोशिश की, जो बात की भ्रष्टाचारी, तो उससे भी भय हो के ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा को ज्वाइन किए, तो कहीं न कहीं उनके मन में मोदी के प्रति या तो डर की भावना रही, या उनके जो भी कहते भी है ना कि भय बिन होए ना प्रीत। और यहाँ पर मैं आपको रोकना भी इसलिए चाहूंगी, ठीक है, ये जो सबके हिसाब की हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार बन जाते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा शामिल करेंगे सबके हिसाब में? हाँ, ये मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है जी, बिल्कुल। और क्योंकि भ्रष्टाचारियों की वो बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठे हैं। बिल्कुल सवाल उठे हैं, और इसको भी वो करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि वो उन्होंने हालांकि कह दिया है 7वें चरण के मतदान से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि इस बार सरकार बनती है तो भ्रष्टाचारियों पर 4 जून के बाद बड़ी कार्रवाई होगी, जो सब देखेंगे। ये बात उन्होंने कही। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हमने नारों की बात कही, जैसा 2019 में नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें एक शब्द और जुड़ा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये शब्द जुड़ा। इस बार भी कुछ नारों की बात कही गई और कुछ नारे भी इस बार भी दिए गए। आपको लगता है कि नारे चुनाव में प्रभावशील होते हैं? हमने देखा है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971 के इलेक्शन में, उसके बाद वो लगातार वो चुनाव प्रचारित। इस बार के चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उस नारे को ले रही कि राहुल गांधी कहते हैं कि यदि हमारी सरकार है तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे। हालांकि विपक्ष ने कहा कि वो झटका मशीन अब तक थी कहां, अब तक वो मशीन तो दिखी नहीं पिछले 60 सालों में। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन ये जो नारे दिए गए हैं, इन नारों का कितना असर हो रहा था चुनाव पर, और वर्तमान में जो नारे दिए, क्योंकि इस बार हमने न झंडे देखे हैं, न डंडे देखे हैं, न आतिशबाजी देखी है, न ढोल नगाड़े देखे हैं। ये चुनाव कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की अपेक्षा में शांतिपूर्ण जरूर रहा है, लेकिन नारों का असर कितना हुआ है? सूरज जी, जो क्या होता है कि जो चुनाव होते हैं उसमें एक माहौल बनता है, उसे टेम्पो बोलते हैं जी, कि चुनाव का टेम्पो क्या बना। जब भारत की आजादी हो रही थी तब भी मतलब नारे बने थे, साइमन कमीशन बैक, गो बैक, बिल्कुल। और चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन बना हो कि मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो जो था यूसुफ मेहर जी ने ये वाला नारा दिया था। फिर उसके बाद समय समय तक ये नारे चलते रहे कि इस प्रकार से है। इंदिरा जी ने भी एक नारा दिया था जब लोक दल था चौधरी चरण सिंह का, और उस टाइम पे जातियों के बहुत समीकरण थे, तो एक अजगर का बना था कि सब अजगर मतलब अहीर, गुजर, जाट और राजपूत, अजगर। तो ये अजगर जातियों का एक समूह बना था। तब इंदिरा जी ने नारा दिया था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो ये जो नारे होते हैं ना कि मतलब कभी राजा मांडा फोड़ दे भांडा, मतलब ये बीपी सिंह के टाइम पे दिया था। तो जो माहौल होता है चुनाव का, वो विशेष तौर पे इसीलिए किया जाता है कि ये टेम्पो बनेगा जी। तो जो टेम्पो बनता है उससे माहौल बनता है चुनाव का कि चुनाव जा कहाँ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार के नारे के पीछे 4 कारण है। सबसे पहला उनका कारण है कट्टर हिंदुत्व, दूसरा उनका कारण है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, सारी चीज के लिए। तीसरी चीज उनकी जो आ जाती है जिससे कि युवा सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो है ग्लोबल इमेज। यूक्रेन से है, विश्वगुरु है, G20 है, ये सारी चीजें आ जाती है। चौथी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है आपका
मजबूत संगठन और मजबूत आर्थिक स्थिति। अब कांग्रेस की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो जर्जर हो चुकी है, उनके जो आय के स्रोत है वो बंद हो चुके हैं, और कांग्रेस का जो कैडर है वो उन्होंने ही समाप्त किया है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का बेस था वो समाप्त होकर दो जगह आके सेंट्रलाइज हो गया है। पहला सेंट्रलाइज हुआ है कि ये परिवार के ऊपर निर्भर है, दूसरा ये हो गया है मुस्लिम तुष्टीकरण। उनको ये लगने लगा कि ये दो काम आप कर लो कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर लो, आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर लो, और तीसरा परिवार की भक्ति कर लो। तो ये जो चीज है परिवार की भक्ति और इसका जो परिवारवादी जितनी पार्टियां थी वो सब एक हो गए। वहां से अखिलेश यादव आ गए, उनकी इमेज अलग है कि वो नेता हैं, लेकिन वो नेता बनके भी मतलब नियत में खोट आया जब से वो टोंटी ले गए। ऐसे ही तेजस्वी है, तेजस्वी एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए, अब वो कह रहे हैं कि हमको भाई तुम चीफ मिनिस्टर, तुम्हारी माँ रही, तुम्हारे पिता रहे, तुम 9वीं कक्षा के फेल होने के बाद तुम आगे नहीं पढ़ सके, तो इसमें सवर्णों का क्या कसूर या किसी व्यवस्था का क्या कसूर? तो वो जो लोगों का समूह एकत्रित हुआ है कांग्रेस जो है उन पर निर्भर है, और ये जो निर्भरता है कांग्रेस की, और ये जो सूचनाएं कौन दे रहे हैं, सूचनाएं वही दे रहे हैं जो उनके एजेंट हैं। कांग्रेस का 295 का आंकड़ा कहां से आया? यही आया। अब वो कांग्रेस में तो ये रहता है ना कि कांग्रेस में रहना है तो जैसे को तैसी कहिए, बिल्कुल बिल्लैया ऊँट दबा ले गई तो हाँ जी कहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल, चूंकि समय की सीमा है, मेहमानों से चाहूंगा कि कम शब्द में प्रतिक्रिया दें। राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो तमाम विश्लेषण है, इस विश्लेषण पे यदि हम गौर फरमाएं तो यहाँ कहीं ना कहीं बात आती है, नारों की बात आती है, मुद्दों की बात आती है, छवि की बात आती है, वैश्विक छवि की बात आती है, सीधे जनता तक पहुंचने की, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट जो है सीधे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया है कि देश के 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अनाज दे रही है। ये जो तमाम चीजें हैं, चुनाव इन सब के बीच में, क्योंकि चुनाव के बीच में चीजें नहीं देखी गई, लेकिन इन सब के बीच में चुनाव जरूर देखा गया है। बात करूंगा तय होगा आपका, कल रात तक सब स्पष्ट हो जाएगी स्थिति जी। मैं ये भूचाल वाली बात पर से बात करता हूँ। इंदिरा गांधी का मर्डर जिसने किया उसके साथ कौन ने बैठ के बिरयानी खाई? उसके बाद में राजीव गांधी पर जिस महिला के ऊपर मर्डर का केस चला और वो छूट गई, उसके साथ कौन बैठा था? ये भी एक संदेश जनता के बीच में गया है। तो इससे सिख और साउथ के लोग उन पर असर पड़ा है इसका। ये मैंने जो अनुभव किया है और मेरी जो बातें हुई लोगों से, तो अब ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो अब उसका कोई खास बात नहीं है। अगर इसका असर होता है तो मैं भी भाजपा 400 के पार हो सकती है। ठीक है राधा वल्लभ शारदा जी, अब यहाँ पर क्योंकि मे भी आपने लगा ही दिया है और संभावित आंकड़े भी हम दे ही चुके हैं कि 400 पार हो सकती है। गौतम जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से माइंड गेम जो शब्द है वो हम लगातार सूरज जी सुन रहे हैं अभी। माइंड गेम हर बैठक को कहा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी 2 लोगों के साथ बैठक कर रही हो या फिर आज की हम बीजेपी के अहम बैठक, बड़ी बैठक देख ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड गेम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, बीजेपी तो आश्वस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्वस्त है कि वो तीसरी बार आ रहे हैं। इस बैठक में 125 दिन का रोड मैप तैयार किया गया, और सबसे बड़ी एक चीज यूसीसी को लेकर जो बात की जा रही थी, मोदी जी सबसे पहले आने के बाद यूसीसी जो है वो पूरे देश में लागू करेंगे। अभी राज्यों में हुई है, लेकिन देश में इस पर हम काम देखेंगे। मैडम, मोदी साहब इतना आगे की सोच रहे हैं कि 33 सीट जो पुराने में हार रहे हैं जिन जगह पे, राजस्थान वगैरह, हरियाणा में, उसकी जगह 63 सीट दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में प्राप्त कर रहे हैं। उनको तो वो एक, आप जो 2024 की बात कर रही हैं, वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि वो तो कहते हैं कि मैं 2047 की तैयारी कर रहा हूँ। उनका विजन तो बहुत आगे चल रहा है। 2024 की तो ये वो कल्पना में भी नहीं है। कितने आपने देखा होगा जब वो गए थे, कितने निश्चिंत भाव से गए थे, कोई चेहरे पर तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो उन्होंने तो लिख दिया कि मैं शून्य में चला गया था। हाँ, शून्य में चला गया। जी बिल्कुल, इतना कुछ उनको कॉन्फिडेंस है कि जिसकी कोई, और उन्होंने जनता से इतना लगाव है। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, जन धन योजना चालू की हो, चाहे कुछ भी, जो भी उज्ज्वला योजना है, 370 धारा का ढाना है, स्मार्ट सिटी का है, इतनी योजना चालू की है कि वो कितना ही गिनाते रहे, जनता उनके झुकी हुई पड़ी है। क्योंकि पहले चरण का चुनाव ही खूबियों पर हुआ था, खूबियों और खामियों पर चुनाव लड़ा गया था। पहले चरण का मतदान 6 महीने में आप जो है इकट्ठे कर लो सबको, और फिर जो है चुनाव लड़ लो, वोट काउंट कर लो, जाति काउंट कर लो, इसके इतने % मिल जाएंगे, उसके
इस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। जी बिल्कुल, हालांकि आपने सही कहा कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, चर्चा हम और कर सकते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा पूरी चर्चा पर हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी की, कि पूरी प्रतिक्रिया चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। देखिए, जो भी हारता है वो कहीं ना कोई ब्लेम इसलिए लगाता है क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है वो बना रहे। देखिए, आप 2008 के इलेक्शन 9 के इलेक्शन याद करिए, जब मनमोहन सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री थे जी, और उस समय भी जो है खूब यहाँ पर माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है देश में, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। और उसी समय से 2004 में और 2009 में भी ईवीएम पर आरोप लगे। किसने लगाया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तब से लेके जब 14 आया, 14 आने के बाद 14 तक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि ये ईवीएम में गड़बड़ी है। 14 में जब मोदी सरकार इस देश में राजपाट चलाना शुरू किया तो ईवीएम का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट हुआ कांग्रेस में। बिल्कुल। और 19 में भी वही हुआ। और कल हम देखेंगे जो दोपहर के बाद क्योंकि आजादी के बाद पहली बार, उस समय कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल तो था नहीं, लेकिन एक संभावनाओं पे जो चर्चा करते थे, पहली बार जो है सारे चैनल, जितने भी चैनल का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल एक जैसा रहा। बिल्कुल। मतलब इस बार यदि फेल होगा तो सभी चैनल फेल होंगे और नहीं होगा, पास होगा तो सभी चैनल पास होगा। चैनल भी यही कह रहे हैं। तो इस बार जो है, इस बार पहली बार हमारे सामने इस प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिला है कि कोई भी चैनल बहुत ही इर्द गिर्द ही उन्होंने एग्जिट पोल दिया है। तो मुझे लगता है 2 बजे बाद ईवीएम कटघरे में होगा। बिल्कुल, कल 2 बजे के बाद में जब परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी होगी कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा गठबंधन सत्तारूढ़ होने जा रहा है, तब ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, और बस कुछ ही समय शेष है। और बार बार हमने कहा, क्योंकि हम अनुमान पर चर्चा कर रहे थे, जो संभावित आंकड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी मैंने बताया था कि 94% एक्यूरेसी के साथ हमारे जो नतीजे हैं सटीक बैठते हैं, और उसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे। कल यानी कुछ ही समय बचा हुआ है सिर्फ परिणाम आने में, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि देश का विकास किसके हाथों में जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से देश न्यूज लगातार सबसे पहले और सबसे सटीक परिणाम आपको दिखाएगा, देखना मत भूलिएगा। देश न्यूज पर सबसे पहले और सबसे सटीक परिणाम 542 सीटों के, 542 इसलिए क्योंकि एक सीट का परिणाम आ चुका है। गुजरात की सूरत सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। तो 542 सीटों के सटीक और सबसे पहले परिणाम दिखाएगा देश न्यूज। हालांकि बिंदुओं है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, आशीष दुबे जी, राधा वल्लभ शारदा जी और अजय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, अशोक गौतम जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।